नमस्कार दोस्तों, एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो ये सच्ची कहानी है, यह एक ऐसे परिवार की है जो अपनी बेटी को 18 सालों तक ढूंढता है और उसके बाद उसको पता ये लगता है कि उसकी बेटी की हत्या हो चुकी है, उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। और इसमें सवाल भारतीय कानून व्यवस्था पर भी उठता है, या ये यूँ कहें कि यदि आप अमीर हैं तो आपके साथ अलग प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, यदि आप गरीब हैं तो आपके साथ अलग प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आज की जो कहानी है, ये सुनने के बाद आप खुद भारतीय कानून पर, भारतीय न्याय व्यवस्था पर उंगली खड़ा कर सकते हैं। तो आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये भारत का एक प्रदेश है केरल, वहीं से निकल करके आई है। और जो जो इस कहानी को सुना है या सुनेगा, वो एक बार ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किसी गरीब परिवार के साथ ये भारतीय कानून, भारत की न्याय व्यवस्था क्या इस प्रकार से व्यवहार करेगी, तो गरीब परिवार जो है वो कैसे कानून व्यवस्था पर अपना आस्था जता सकते हैं। यह कहानी है उस परिवार की, उस गरीब माँ बाप की और एक अभागी लड़की की, जिसको सुनने के बाद आपका दिल कचोट जाएगा। तो मैं इस कहानी की शुरुआत इसके लास्ट दिन से करता हूँ। लास्ट दिन यानी 11 नवंबर 2024 से। यही वो दिन था जिसका 18 वर्षों से एक परिवार इंतजार कर रहा था। केरल का एक परिवार जिसके मुखिया रहते हैं मोइनुद्दीन और उनकी बेगम, उनकी पत्नी आयशा। ये पिछले 18 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी बेटी के जो है कि अवशेष बचे हैं, जो लाश के टुकड़े का अवशेष बचा है, वो हमारे हवाले कर दिया जाए। मैं उस अपने बच्ची का अपने धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर सकूं, ताकि मेरे भी दिल को तसल्ली हो सके। लेकिन ये इंतज़ार इतना लंबा खिंच जाता है कि 18 साल लग जाता है। अदालत के चक्कर काटते काटते, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री केरल का जो है कि चक्कर काटते काटते, लेकिन फिर भी 18 साल लग जाते हैं। तो 11 नवंबर 2024 को मोइनुद्दीन और उनकी पत्नी और पूरे गांव के लोग ये इंतज़ार में बैठे थे कि अब कोच्चि फॉरेंसिक लैब से मेरी बेटी का जो सर का टुकड़ा बचा है, हड्डी का, वह ले करके कुछ लोग आएंगे, सरकारी मुलाजिम, और मेरे हवाले करेंगे। मैं अपने बेटी का अंतिम संस्कार करूंगा ताकि मेरे भी दिल की तसल्ली हो सके। ये कहानी की शुरुआत होती है मेरे दोस्तों 2006 से। 2006 में एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम केसी हमजा बताया गया है, वह टहलते टहलते मोइनुद्दीन के गांव पहुंच जाता है और लोगों से कहता है कि मुझे एक जो है कि लड़की की दरकार है जो मेरे घर में काम कर सके, मेरी एक छोटी बेटी है उसकी देखभाल कर सके। उसके बदले में मैं उसको कुछ पेमेंट भी दूंगा और उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाऊंगा, उसका एडमिशन करा दूंगा, वो अच्छे से पढ़ेगी लिखेगी, मतलब मैं अपनी बेटी की तरह उसको रखूंगा। गरीब माँ बाप जो कि सफ़िया के, वह उसके झांसे में आ जाते हैं और अपने बेटी जो 13 वर्ष की थी मात्र, उस केसी हमजा के हवाले कर देते हैं। वो लेकर के शहर चला जाता है। कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा आदमी था, लालच में पड़ जाते हैं कि बेटी पढ़ेगी, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगी, और जो सुविधा हम अपने बेटी को नहीं दे सकते इस गरीबी में, शायद केसी हमजा साहब दे दें। इसी लालच में अपनी बेटी सफ़िया को लोग उसके हवाले कर देते हैं। वो लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक एक दिन केसी हमजा को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गोवा का, और वो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी दिनों का रहता है, 3 से 4 साल का। वहाँ पर एक ब्रिज बनाना होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल जाता है। अब ये पूरी फैमिली के साथ गोवा निकल जाता है और वहीं पर शिफ्ट हो जाता है, साथ में सफ़िया को भी लेके चला जाता है वहीं पे, और बिना बताए उसके माँ बाप को वहाँ पर लेकर जाता है। जब वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं तो ये लोगों के व्यवहार में अचानक चेंजेस आने लगता है। अब उसकी पत्नी और उसके साथ उसका साला भी रहता था और खुद केसी हमजा, इन तीनों ने मिल करके जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं सफ़िया के ऊपर।
अब ये मात्र 13 साल की बच्ची क्या कर सकती है, वहाँ से अब अपने माँ बाप के पास भी नहीं आ सकती है और ना ही कोई फ़ोन का बंदोबस्त था जो बता सके अपने माँ बाप से इन लोगों की कहानी। सहती है बस इस इंतज़ार में कि किस दिन ये दिन कटे और मैं अपने माँ और बाप के पास पहुँच जाऊँ। लेकिन अचानक एक दिन केसी हमजा की पत्नी जो रहती है वो सफ़िया से बोलती है कि किचन में जाकर चाय बना कर लाओ। वह किचन में जाती है चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के दौरान ही अचानक चाय जो है पूरा का पूरा उसके शरीर पर गिर जाता है और वो पूरी तरीके से जल जाती है। अब उसको देख करके तीनों घबरा जाते हैं, केसी हमजा, उसकी पत्नी और साला। अब उसको अस्पताल लेके जाने के बजाय ये तीनों मीटिंग करने लगते हैं कि यदि इसको अस्पताल लेकर जाएंगे, बुरी तरीके से जल चुकी है, यदि पुलिस केस होता है तो हम तीनों फंसेंगे चाइल्ड लेबर के केस में, और जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये भी हाथ से चला जाएगा और हम लोगों को जेल भी हो जाएगा। तब तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ये बुरी तरीके से जल गई है, क्यों नहीं इसको हम लोग मार देते हैं और मार करके कुछ अलग कहानी इसके माँ बाप को बता देंगे, गरीब हैं, कुछ पैसे दे देंगे, मुंह बंद कर लेंगे। फिर तीनों मिल करके उस बच्ची का गला घोंटते हैं और उसको मार डालते हैं। मारने के बाद उसको 3 टुकड़ों में काटते हैं। काटने के बाद अब ये लोग वह जगह खोजना शुरू कर देते हैं कि इस बच्ची को कहाँ पर दफनाया जाए। तब अचानक से केसी हमजा को याद आता है कि जिस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है वहाँ पर अभी खुदाई का काम चल रहा है, क्यों न ले चल के उसी गड्ढे में दफना दिया जाए। हमेशा के लिए ये राज ही बना रह जाएगा। रात में ये सब एक गाड़ी में लोड करते हैं उसको और लेकर के वहाँ पर जाते हैं। गड्ढा खोदा रहता है, उसमें डालकर दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद घर आते हैं। अब इन लोग के माइंड में चलता है कि आज नहीं तो कल जो इसके माता पिता हैं सफ़िया के, वो तो पूछेंगे ही कि मेरी बच्ची कहाँ है। तो उससे पहले ही केसी हमजा फ़ोन करता है मोहिद्दीन के पास, यानी सफ़िया के पिता के पास, और बोलता है कि हम लोग गांव आ रहे हैं, आने के बाद आप लोगों को सफ़िया से मिलवाएंगे। सफ़िया पढ़ रही है, लिख रही है और अब तो बहुत चालाक हो गई है। अब इधर माँ बाप खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, चालाक हो गई है, अच्छा कपड़ा पहन रही है, बड़ी भी हो गई होगी, कुछ महीनों के बाद अब वो हमारे पास आ रही है। मतलब माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। इधर केसी हमजा, उसकी पत्नी और साला तीनों गोवा से केरल वापस आ जाते हैं। केरल वापस आते हैं। अब कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन जो मोहिद्दीन रहते हैं, मोहिद्दीन सफ़िया के पिता, वह देखते हैं कि मेरी बेटी आई नहीं। तो वो अचानक से एक दिन केसी हमजा के घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को आप बोले थे घर भेजेंगे, आप भेजे नहीं। तब वह अवाक हो जाता है और बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अपने आदमी के साथ एक दिन सफ़िया को आपके घर भेजा था और सफ़िया अपने गांव में जाते ही बोली कि अब मैं अपने घर चली जाऊंगी। वहीं से मेरा आदमी रिटर्न आ गया सफ़िया को छोड़ करके उसके गाँव में। अब ये लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे ये लोग खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए, सफ़िया नहीं मिल रही है। तो अब केसी हमजा के पूरे लोग और इधर सफ़िया के माता पिता और इसके पूरे गांव के लोग, इसके पूरे रिश्तेदार मिल करके सफ़िया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये घटना 2006 की ही है। ढूंढते ढूंढते लगभग 2 दिन बीत जाता है। उसके बाद सफ़िया का कहीं अता पता नहीं चलता है। तब मजबूरी में उसके माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सफ़िया के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस की टीम ढूंढना शुरू करती है। ढूंढते ढूंढते महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाता है, लेकिन सफ़िया का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस भी लापरवाह, ना किसी से अच्छे से पूछताछ कर रही है, ना कोई काम। अब ये देखते हुए सफ़िया की जो माँ रहती है वो पुलिस स्टेशन के सामने धरना पर बैठ जाती है और लगभग 90 दिन तक वह धरना पर बैठी रहती है। इसी दौरान कुछ संगठन के लोग आते हैं, उसका हेल्प करते हैं। धीरे धीरे ये बात केरल के लोकल मीडिया में पहुंचती है। उसके बाद कोची होते हुए सीएम हाउस पहुंच जाती है, यानी मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाती है। अब इस पूरे केस में दबाव महसूस होता है मुख्यमंत्री को। तब यह केस ट्रांसफ़र होता है 2 साल के बाद, 2008 में केरल क्राइम ब्रांच को। अब केरल क्राइम ब्रांच जब इस केस को अपने हाथ में लेती है तो सीरियसली जब जांच करती है, पूछताछ करती है केसी हमजा के
फैमिली से, उससे, उसके रिश्तेदारों से, उसके पड़ोसियों से, तो बात छन करके ये आती है कि केसी हमजा बीच में कुछ महीनों के लिए गोवा चला गया था और उस दौरान उस बच्ची को भी लेकर गया था। लेकिन ये बात केसी हमजा सफिया के माता पिता से छुपाई थी। पड़ोसियों का ये कहना था कि इसी घर में ताला लगा हुआ था, कोई भी नहीं था। लेकिन केसी हमजा ये बोला था कि सफिया वहीं पर है, मेरे गांव में है, ये गोवा नहीं आई है। जब ये सब बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस की टीम जो केरल क्राइम ब्रांच रहती है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि इस कहानी में कहीं ना कहीं झोल है, और इसमें जो शक की सुई है बार बार जा करके केसी हमजा के ऊपर ही अटक जाती थी। अब केरल क्राइम ब्रांच उसके साला को अलग, उसके पत्नी को अलग और केसी हमजा को अलग, तीनों को अलग अलग बैठा करके बयान दर्ज कराती है, और तीनों के बयान में जो है कि डिफरेंस रहता है। फिर एक एक करके पुलिस की टीम उन लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देती है कि तुम्हारी पत्नी ने बोली कि तुमने उसका हत्या कर दिया। फिर उसके पत्नी से बोला जाता है कि तुम्हारा भाई बोला, उसके पत्नी के भाई से कि तुम्हारी बहन बोल रही है कि मेरे जीजा ने हत्या किया। मतलब ऐसे ऐसे पुलिस जब झूठ बोलती है तो तीनों बचने के लिए सच उगल देते हैं, और सच जब बताते हैं सब तो पुलिस की टीम जो केरल क्राइम ब्रांच है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इन तीनों को लेकर के केरल क्राइम ब्रांच 2008 में ही गोवा के लिए निकल जाती है, और वहाँ से जब खुदाई होती है ब्रिज के नीचे इन लोगों के बताए हुए स्थान पर, तो सफिया का मात्र सर का खोपड़ी, थोड़ा सा हड्डी बचा था, बाकी सब पार्ट गल गया था। अब वह टीम लेकर के केरल आती है, उसके बाद उसके माँ बाप का डीएनए लेती है और उससे मैच कराती है, तो मैच हो जाता है। पता यही चलता है कि ये जो खोपड़ी का थोड़ा से जो हड्डी बचा हुआ है ये सफिया का ही है। इससे पता ये चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। अब यह बात जैसे ही उसके माँ बाप को पता चलती है, वो भी 2 साल के बाद, कि मेरी बच्ची की हत्या हो चुकी है, वो भी केसी हमजा ने किया है, तो वो लोग भी अवाक हो जाते हैं। अब यह केस जो है कि लोअर कोर्ट में, वहाँ के सेशन कोर्ट में ट्रायल पर जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2015 में, जुलाई 2015 में वहाँ की सेशन कोर्ट केसी हमजा को सजाए मौत सुनाती है। उसकी पत्नी और साला को 3-3 साल की कैद, और उसके साथ एक पुलिस वाले के ऊपर भी एफआईआर हुआ था जो कि इस केस में लापरवाही बरतने के जुर्म में, तो उसको 3 साल की सज़ा होती है। उसके बाद ये केस को फिर अपील किया जाता है केरल हाई कोर्ट में। केरल हाई कोर्ट में भी फिर 4 साल ये केस चलता है। फिर केरल हाई कोर्ट का फैसला आता है दिसंबर 2019 में, और सेशन कोर्ट के फैसला को पूरी तरीके से केरल हाई कोर्ट पलट देती है, और जो सेशन हाई कोर्ट केसी हमजा को मौत की सज़ा सुनाई थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर देती है, और उसकी पत्नी और साला को 3-3 साल की कैद की सज़ा सुनाती है, जो कि वो पहले ही ऑलरेडी काट चुके थे, तो वो दोनों रिहा हो जाते हैं। और जो पुलिस वाला था उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, तो वो भाईजान बरी हो जाता है। उसके बाद अब सफिया के जो माता पिता हैं, इस दौरान वो बार बार अदालत में चक्कर काटते हैं कि मेरी बेटी का जो अवशेष बचा है वही हमारे हवाले कर दिया जाए, मैं अपने रीति रिवाज से, अपने धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। लेकिन तो कोई भी कोर्ट उसको देने से उसके अवशेष को इनकार कर देता था, क्योंकि वो बोलते थे कि ये केस प्रॉपर्टी है, आगे चल के फिर इसकी जो कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं सौंप सकते। अभी 2024 में एक सेशन कोर्ट केरल की एक ऐतिहासिक फैसला लेती है और सफिया के माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाती है कि 18 सालों तक एक माँ बाप अदालत की चक्कर काट रहे हैं बस इसलिए कि उसकी बेटी का जो बचा हुआ अवशेष है वो मुझे दे दिया जाए, मैं अपने बेटी का अंतिम संस्कार कर सकूं, और इसलिए उनको 18 सालों तक कोर्ट का चक्कर कटवाया जाता है। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है एक माँ बाप के खिलाफ। तो केरल की एक सेशन कोर्ट ने इसी 11 नवंबर 2024 को जो है कि आदेश देती है कि आज का आज जो है कि कोची फॉरेंसिक लैब से जो उस बच्ची का अवशेष बचा है
उसको ले जा करके उसके माता पिता को सौंपा जाए ताकि वह अपने बच्ची का अंतिम संस्कार कर सके। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी मुलाजिम कोच्चि फॉरेंसिक लैब जाते हैं और उस बच्ची का जो थोड़ा से अवशेष बचा था, केवल खोपड़ी का थोड़ा सा हड्डी, वह एक कागज़ के गट्ठे में लेते हैं, बॉक्स में ले करके निकल जाते हैं सफिया के गांव, उसके घर, उसके माँ बाप के पास, और ले जाकर सौंप देते हैं। तब जाकर पूरे गांव में उसके माता पिता उसका अंतिम संस्कार होता है रीति रिवाज से। तो दोस्तों, यही रही आज की सच्ची कहानी कि किस प्रकार से एक गरीब परिवार अपने बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए, जो उसके बॉडी का थोड़ा से पार्ट बचा था, वह कोर्ट में गुहार लगाते लगाते 18 साल बीत जाता है। उसके बाद उसको वो पार्ट मिलता है, तब वो अंतिम संस्कार करता। और ऐसी तमाम केस भारत में है, ये कोई एक केस नहीं था। आप सबको पता होगा 2022 का दिल्ली कांड, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था, जिसको 35 टुकड़ों में काट के दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंका था। उस श्रद्धा के माता पिता भी आज तक 2 साल हो गया कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं कि मेरी बच्ची का जो थोड़ा सा हड्डी बचा है, जिसकी जांच के बाद पता ये चला था कि ये श्रद्धा का ही हड्डी है, वो हड्डी हमको दे दिया जाए ताकि मैं अपने बच्ची का अंतिम संस्कार कर सकूं। लेकिन अभी तक कोर्ट ये कहते हुए मना कर देती है कि वो केस प्रॉपर्टी है। तो ऐसे तमाम केस अभी तक भारत में हैं, चल भी रहे हैं, पहले के भी थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय कानून व्यवस्था इतना ढीला काम करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये गरीबों के लिए बना ही नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है इस पूरे केस पर, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं।